हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। डी यू सोल के लिए आप लोग को इम्पोर्टेंट नोट्स है। बीए प्रोग्राम का थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर का, और सब्जेक्ट है हिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि पेपर होने वाला है तो सर नोट्स कम से कम आप प्रोवाइड कराइए, और बुक्स भी अभी नहीं मिला है उन लोगों को कोरोना के चलते। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को नोट्स, इम्पोर्टेंट जो नोट्स है उसको मैं आप लोग को दूँ। तो मैंने हिस्ट्री के लिए बनाया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नोट्स क्या है आप लोगों के लिए, और ये हिस्ट्री है, बीए प्रोग्राम का है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये है आप लोगों का इम्पोर्टेंट नोट्स। तो मैंने लिया है बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर हिस्ट्री। तो क्वेश्चन है, अगर इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, मैंने 3 क्वेश्चन ही यहाँ पे किया है, बट यहाँ पे 750 और 1200 ईस्वी तक के काल के अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री में, और सामंती किसको कहा जाता है, ठीक है ना, ये सारा, तो सारा इससे लिख सकते हैं आप लोग। तो क्या 750 से 1200 ईस्वी तक के काल को सामंती कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। या 750 क्वेश्चन हो सकता है, 750 1200 ईस्वी तक के काल को सामंती कैसे, क्यों कहा गया, अथवा 750 1200 ईस्वी तक के काल क्या है। ठीक है, तो यही आप लोगों का क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, अगर आएगा तो इसमें से आप लोग लिख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स है। तो इसी तरह मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा आप लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड करते रहूँगा। ओके, तो चलिए देखिए, ये लिखा गया है कि 750 और 1000 ईस्वी के मध्य उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कई शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ था। तो ये जो सन है 750 और 1200 ईस्वी के अंदर बहुत सारे जो दक्षिण भारत के शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ था। इनमें से 3 वंश ऐसे थे जिन्होंने आपस में संघर्ष किया। यह संघर्ष कन्नौज और आधिपत्य के लिए हुआ। इनमें से एक था पाल वंश, जिसका 9वीं सदी के मध्य तक पूर्वी भारत में तक शक्तिशाली राजा था। पश्चिमी भारत और उत्तरी गंगा की घाटी में 10वीं सदी तक प्रतिहार राजवंश का प्रभुत्व था। उधर दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का वर्चस्व था, जो समय समय पर उत्तर भारत के प्रदेशों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते थे। वस्तुतः इन तीनों शक्तिशाली साम्राज्यों के मध्य संघर्ष चलता रहता था, ठीक है ना। अब जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो अपना दिखाते रहता है। यद्यपि इन साम्राज्यों के शासन राष्ट्रकूट वंश ने किया करे यद्यपि इन साम्राज्यों के शासन राष्ट्रकूट वंश ने किया, वह न केवल उस काल का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, बल्कि उसके आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य सेतु का भी काम किया। सेतु आप लोग समझते हैं ना, एक बॉर्डर की तरह काम किया है, ठीक है ना। तो 7वीं सदी के पूर्वार्ध से ही कनौज भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा था, ठीक है ना। 7वीं सदी से ही पूर्वार्ध से ही कनौज जो था भारत का राजनीति का केंद्र बिंदु था। उस काल में उत्तरी भारत पर आधिपत्य का कोई भी दावा कन्नौज पर अधिकार के बिना निरर्थक था। कन्नौज तथा उसके मध्य देश का सामरिक महत्व भी था, क्योंकि पालों के लिए मध्य भारत तथा पंजाब और प्रतिहारों में राष्ट्रकूटों के लिए गंगा दाओब में पहुंचने के मार्ग पर कन्नौज से ही नियंत्रण होता था, ठीक है ना। सब कुछ जो नियंत्रण करता था, कौन करता था? कन्नौज करता था। इसके अतिरिक्त गंगा यमुना दोआब जो प्रचुर मात्रा में राजस्व का स्रोत था, ठीक है ना। ये राजस्व समझते हैं ना, टैक्स जो होता है ना, राज्य का जो टैक्स होता है सबसे ज़्यादा इसी से मिलता था। अतः इस पर बिना नियंत्रण किए कोई भी साम्राज्य शक्तिशाली नहीं हो सकता था, और जो भी इस पर नियंत्रण नहीं कर सकता वो साम्राज्य शक्तिशाली नहीं हो सकता था। तो प्राचीन भारत के इतिहास में 8वीं सदी से 12वीं सदी का काल सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल के सामाजिक परिवर्तन के पीछे कुछ आर्थिक घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के प्रति
लोगों का दृष्टिकोण बदल दिया। ओके बच्चों, तो देखिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत बड़ा है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि पूरा लिखना है। इसमें से आप लोग को इम्पोर्टेंट जो लगता है सारा इम्पोर्टेंट, अब इतना तो हम लिखेंगे नहीं कॉपी में, तो बस कहानी की तरफ पढ़िए और याद रखिए, और जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें लिख लीजिएगा। ओके। भारत के इतिहास में हर्ष की मृत्यु के बाद से लेकर राजपूत वंशों के शासन तक 650 से 1200 ईस्वी तक का काल सामान्य तौर से पूर्व मध्य युग कहा जाता था। ठीक है, इसके प्रथम चरण 650 से 1000 ईस्वी का आर्थिक दृष्टि से पतन का काल निरूपित किया गया है। इस काल में व्यापार तथा वाणिज्य का ह्रास हुआ। ठीक है ना, जो भी ये 650 से 1000 ईस्वी दिखा रहा है वो क्या हुआ, वाणिज्य का, बिजनेस का क्या हुआ, थोड़ा लॉस हुआ। रोम साम्राज्य के पतन हो जाने के कारण पश्चिमी देशों के साथ भारत का व्यापार बंद हो गया। रोम साम्राज्य का जब पतन हुआ तब पश्चिमी देशों के साथ भारत का व्यापार क्या हो गया, बंद हो गया था। इस्लाम के उदय के कारण भी भारत का स्थल मार्ग से होने वाला व्यापार प्रभावित हुआ। नगर तथा नगरीय जीवन में भी ह्रास हुआ। यही कारण है कि इस काल में स्वर्ण मुद्राओं का अभाव दृष्टिगोचर होता है। स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन बंद हो गया तथा चांदी एवं तांबे की मुद्राएं क्या हो गया, कम दलवाई गई। नगरों के पतन के कारण व्यापारी ग्रामों की ओर उन्मुख किए। देश में अनेक आर्थिक तथा प्रशासनिक इकाइयां संगठित हो गई जो अपने आप से पूर्णतया स्वतंत्र थी। व्यापार वाणिज्य के पतन के कारण व्यापारी तथा कारीगर एक ही स्थान पर रहने के लिए मजबूर हुए तथा उनका एक स्थान से दूसरे स्थानों में आना जाना बंद हो गया। ओके, तो इस प्रकार इस काल की अर्थव्यवस्था अवरुद्ध हो गई तथा इस एक ऐसे समाज का उदय हुआ जिसमें ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से आधिकारिक आत्मनिर्भर होते गए। उन्हें अपने ज़रूरत की वस्तुएं स्वयं उत्पन्न करनी पड़ती थी। ग्रामों में रहने वाले व्यापारी तथा कारीगर स्थानीय ग्राहकों के उपयोग के लिए ही वस्तुओं का निर्माण करते थे। अब जो भी व्यापारी थे तथा कारीगर थे, स्थानीय ग्राहकों के लिए जो भी उपयोग में लाए जाने वाले वस्तु था उसका निर्माण करते थे। सामाजिक गतिशीलता के अभाव के फलस्वरूप एक सुदृढ़ स्थानीयता की संभावना का विकास हुआ। पूर्व मध्यकाल के द्वितीय चरण 1000 से लेकर 1200 ईस्वी से हम व्यापार वाणिज्य की स्थिति में सुधार का लक्षण देखते हैं। ठीक है ना, 10वीं सदी के बाद भारत का व्यापार पश्चिमी देशों के साथ पुनः तेज हो गया। ठीक है ना, फिर से 1000 से लेकर 1200 ईस्वी में व्यापार का क्या हो गया, फिर 10वीं सदी उसको बोला गया, फिर से व्यापार पश्चिमी देशों के साथ क्या हो गया, पुनः चालू हो गया। ठीक है, आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन मिला। इस काल में सिक्कों का प्रचलन पुनः प्रारंभ हो गया। भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाने के बाद से मुसलमान व्यापारियों तथा सौदागरों की गतिविधियां तेज हुई, जिसके फलस्वरूप उत्तरी भारत में व्यापार वाणिज्य की प्रगति हुई। 12वीं सदी के आते आते देश में आर्थिक दृष्टि से पुनः समृद्ध हो गया। पूर्व मध्यकाल की आर्थिक परिस्थितियों ने सामाजिक जीवन का प्रभावित किया। अब देखिए सामंतवाद का विकास हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म। तो पूर्व मध्यकालीन समाज में एक विशिष्ट वर्ग का उदय हुआ जिसे सामंत कहा गया। ठीक है ना, पूर्व मध्यकालीन समाज में एक विशिष्ट वर्ग का उदय हुआ जिसे सामंत कहा गया है। यह समाज का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। यह जो सामंत जो साम्राज्य हुआ, जो भी समाज बना था, वो बहुत क्या था, शक्तिशाली वर्ग का था। यद्यपि भारत में हमें सामंतवाद का अंकुरण शक कुषाण काल से ही दिखाई देने लगता है। देखिए, शक कुषाण काल में ही दिखाई देने लगा था। यद्यपि इसका पूर्ण विकास पूर्व मध्यकाल में हुआ था। तथापि इसका जो पूर्ण विकास हुआ, कब हुआ था, पूर्व मध्यकाल में हुआ। इस काल की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों ने सामंतवाद के विकास के लिए उपयुक्त आधार प्रदान किया। बाह्य आक्रमणों के कारण केंद्रीय सत्ता निर्बल पड़ गई। निर्बल मतलब समझते हैं ना, कमजोर पड़ गई तथा चारों ओर राजनीतिक अराजकता एवं अव्यवस्था फैल गई। केंद्रीय शक्ति की निर्बलता ने समाज में प्रभावशाली व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जिनके ऊपर
स्थानीय सुरक्षा का भार आ पड़ा। तो ये है सब सारा, आप लोग देख सकते हैं। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ऐसे, तो आप लोग खुद पढ़िएगा, इसमें समझने की कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे आया गया है कि सामंतवाद के विकास में तत्कालीन शासकों द्वारा प्रदत्त भूमि तथा ग्राम अनुदानों का भी प्रमुख योगदान रहा। राजाओं द्वारा अपने कुल के व्यक्तियों तथा सावधानियों को विभिन्न प्रांतों में उपराजा अथवा राज्यपाल नियुक्त करने की प्रथा से भी सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई। तो सामंतवाद में सब कुछ बनाया, राज्यपाल बनाया, अलग अलग छोटे छोटे लोगों को अपना जिम्मेदारी दिया। राजकुमारों के साथ साथ प्रशासन के मंत्रियों तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों को भी जागीरें दी गई। ये पदाधिकारी आनुवंशिक रूप से अपने पदों का उपभोग करते थे। इन्होंने पीढ़ियों तक अनुदान प्राप्त कर अपनी शक्ति को बढ़ा लिया तथा इनमें से कई के वंशज बाद में शक्तिशाली सामंत बन बैठे। तो ये है, ये रहा आप लोगों को। आप लोग पहले से तैयार रहो, अभी जो पेपर होने वाला था अभी रोक दिया गया है, फरवरी मार्च में होने वाला है। तो इसलिए आप लोग, बहुत सारे बच्चों का 12 दिसंबर से होने वाला था, तो बहुत सारे बच्चे का मैसेज आया कि सर आप प्रोवाइड करिए, क्योंकि ये असाइनमेंट बेस्ड नहीं है। अभी कोई पता नहीं है, असाइनमेंट भी ले सकता है, बट अभी पेपर के लिए बोला है। तो करा इस प्रकार अनेक कारणों से सामंतवाद का उत्कर्ष हुआ। सामंतों का उच्च राजकीय पदों पर नियुक्त किया गया। आधिकारिक सामंत रखना सम्राटों के लिए गौरव की बात हो गई। चहमान शासक पृथ्वीराज के अधीन 150, कलचुरीकर्ण के अधीन 136 तथा चालुक्य कुमारपाल के अधीन 72 सामंतों के अस्तित्व का पता चलता है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार देखिए, राजपूत शासक वस्तुतः अपने सामंतों पर ही शासन करते थे तथा उनके प्रभाव में आकर कभी कभी अपने मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा कर देते थे। सामंतों की नियुक्ति भी आनुवंशिक रूप से होने लगी, प्रशासन स्थापित हो गया। सामंतवाद के उदय के ने परंपरागत चातुर्ण व्यवस्था को भी प्रभावित किया। ओके, तो बहुत सारा कुछ हुआ 700 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक। तो सारा यहाँ पे डिटेल्स में है, आप लोग इसको एक बार पढ़िए कहानी की तरह। ओके, सामंतवादी प्रवृत्तियों के विकास के साथ साथ भू संपत्ति, सामरिक गुण, राजाधिकार आदि सामाजिक स्थिति एवं प्रतिष्ठा के प्रमुख आधार बन गए। यहाँ तक कि ब्राह्मण वर्ण भी इनकी ओर आकर्षित हुआ। समाज के प्रथम दो वर्ण ब्राह्मण तथा क्षत्रिय एक दूसरे से निकट आ गए। इसी प्रकार अंतिम 2 वर्षों में वैश्य तथा शूद्र भी सन्निकटता आई। इस प्रकार पूर्व मध्यकालीन समाज 2 भागों में विभाजित हो गया। प्रथम भाग में ब्राह्मण रख क्षत्रिय तथा द्वितीय वैश्य एवं शूद्र समाहित हो गए। दोनों का अंतर काफी बढ़ गया। समाज का यह इस काल में पहले ही अपेक्षा कहीं अधिक सुस्पष्ट हो गया। ओके, उसके बाद से आया वर्ण व्यवस्था की कठोरता तथा नवीन वर्गों का उदय। ओके, तो लोग देख लीजिए और पहले से तैयार हो जाइए, पेपर के समय आप लोगों को कोई दिक्कत ना होगी। ना तो बहुत सारे बच्चे फिर पेपर के समय टेंशन लेते हैं।
तो वर्ण वर्ण व्यवस्था की कठोरता तथा नवीन वर्गों का उदय। 8वीं सदी से समाज पर इस्लाम धर्म का प्रभाव परिलक्षित होने लगा। इसके सामाजिक समानता के सिद्धांत ने परंपरागत चतुर्ण वर्ण व्यवस्था का गंभीर चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू समाज में रूढ़िवादी की वृद्धि हुई। इस काल के लेखकों तथा विचारक ने इस स्थिति की तुलना कलयुग में से की है। समाज में शुद्धता बनाए रखने के लिए उद्देश्य से विवाह, खान पान तथा सूक्ष्मता के नियम अत्यंत कड़े कर दिए गए। अंतरजातीय विवाहों का प्रचलन बंद हो गया तथा सामाजिक संबंध पूर्णतया संकुचित हो गए। अंतरजातीय खान पान पर भी प्रतिबंध लगाया गया। देखिए भाई, सब पे प्रतिबंध लग गया। ब्राह्मणों के लिए अन्य वर्षा के यहाँ भोजन करना आपातकाल का छोड़कर निर्दिष्ट कर दिया गया। इस प्रकार समाज में शौचाचार की भावना प्रबल हो गई। तो ये रहा, देखिए तो बस आप लोग पढ़ते जाइएगा। अब कह रहा ब्राह्मणों की जातिगत श्रेष्ठता एवं अहमन्यता की भी खिल्ली उड़ाई गई। ठीक है ना, ब्राह्मणों का जातिगत श्रेष्ठता एवं अहमन्यता की क्या हुआ, खिल्ली उड़ाई गई, मजाक उड़ाई गई। इस समय गुजरात तथा राजस्थान में जैन धर्म काफी लोकप्रिय था और इसमें भी कुछ रूढ़िवादिता आ गई थी। तथापि जाति संबंधी इसके विचार हिंदुओं की अपेक्षा अधिक उदार थे। जैन आचार्य अमित गति 11वीं सदी ने यह प्रतिपादित किया कि जाति का निर्धारण आचरण से होता है, जन्म या वंश से नहीं। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ टटकमेलक में भी जाति पाति एवं छुआछूत की निंदा की गई है। शाक्त तांत्रिक एवं सिद्ध संप्रदायों ने भी जाति प्रथा का विरोध किया है। देखिए, जातिवाद और छुआछूत नहीं करना चाहिए। ठीक है, सभी लोग इंसान हैं, इंसान की तरह रहना चाहिए। इसी पर का विरोध चार्वाकों द्वारा भी किया गया। दक्षिण में लिंगायत संप्रदाय के आचार्य वासव ने परंपरागत जाति व्यवस्था का खंडन करते हुए सभी मनुष्यों की समानता का उपदेश दिया। इस प्रकार पूर्व मध्यकालीन समाज में भी उदार विचारक एवं सुधारक का भाव नहीं था। तो ये सब रहा इस काल में। ओके बच्चों, तो देखिए कुछ यहाँ पे आ गया। पहला शासक वर्ग तथा जागीरदार वर्ग था, जबकि दूसरे में सामान्य क्षत्रिय थे। पराशर ने केसी को सामान्य क्षत्रिय भी में वृत्ति बताया है। बृहद्धर्म पुराण में ब्राह्मणों की पूजा को क्षत्रिय के प्रमुख कर्तव्य में रखा गया। जहाँ तक वैश्य तथा शूद्र वर्णों का प्रश्न है, इस काल में हम दोनों के कार्यों में समानता पाते हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए, वैश्य वर्ण का पतन तथा शूद्र वर्ण का उत्थान। ठीक है ना, वैश्य वर्ण का पतन हुआ तथा शूद्र वर्ण का क्या हुआ, उत्थान हुआ। पूर्व मध्यकालीन समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि वैश्य वर्ण की सामाजिक स्थिति पतनोन्मुख हुई तथा उन्हें शूद्रों के साथ समेट लिया गया। वैश्यों की स्थिति में गिरावट का मुख्य कारण पूर्व मध्यकाल के प्रथम चरण में व्यापार वाणिज्य का ह्रास है। ठीक है ना, थोड़ा व्यापार में क्या हुआ, थोड़ा लॉस हुआ, ह्रास हुआ। इस काल में आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार का ह्रास हुआ, जिसके कारण वैश्य वर्ण अत्यंत निर्धन हो गया। ठीक है ना, निर्धन हो गया, लोग गरीब होने लगा लोग। इस समय शूद्रों का संबंध किसी के साथ हो जाने से उनकी आर्थिक दशा पहले से अधिक अच्छी हुई थी। जो शूद्र लोग जो थे, गरीब पूर्व थे,
वो लोग कृषि के साथ जुड़े थे, तो इसलिए उन लोगों का थोड़ा स्थिति सुधर गया। शूद्रों ने के रूप में शूद्रों ने के रूप में वैश्यों का स्थान ग्रहण कर लिया। वैश्यों का स्थान ग्रहण कर लिया। इस प्रकार दोनों वर्णों की स्थिति एक समान हो गई। पराशर स्मृति में तथा शूद्रों के लिए समान रूप से कृषि, वाणिज्य तथा शिल्प कार्य करने का विधान किया गया है। तो ये रहा आप लोगों को। तो नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़िएगा इसको अच्छे से। अब देखिए कह रहा अलबरूनी के विवरण को यदि प्रमाण माना जाए तो 11वीं सदी तक आते आते उन्हें वेद पाठ के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। व्यापार वाणिज्य के पतन के कारण व्यापारियों एवं व्यवसायियों के श्रेणियों भी महत्वहीन हो गई। अब देखिए जो भूमि स्वामी थे, जिनके पास बहुत सारे भूमि था, खेत थे, उनको बहुत बड़ी संख्या में क्या हुआ, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, इसकी पूर्ति शूद्र वर्ण द्वारा ही संभव थी। अब जो शूद्र थे वही संभव कर सकते थे, खेती कर सकते थे। संख्या बाद अधिक था। प्रभुत्व उत्पादन के कारण शूद्रों को भी कृषि की आय का अच्छा पर लाभ प्राप्त हुआ, जिससे उनकी आर्थिक दशा काफी अच्छा हो गई। इस प्रकार उन्होंने कृषि को वैश्यों के अधिकार के छीन लिया। ठीक है, कृषि का किया, वैश्यों का अधिकार क्या कर लिया, छीन लिया लोग। यही कारण है कि पूर्व मध्यकाल के लेखकों वैश्यों का उल्लेख केवल व्यापारी वर्ग के रूप में ही करते हैं। ठीक है ना, ये रहा, ये सब कहानी है। अब कह रहे किंतु 11वीं से 12वीं सदी में जब व्यापार वाणिज्य का पुनरुत्थान हुआ तब वैश्य वर्ण का अधिकार आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इनमें से कुछ तो भू संपदा के स्वामी बन गए, यानी भूमि का स्वामी बन गए, मालिक बन गए, तथा गुजरात में इनकी गणना सामंत वर्ग के अंतर्गत की जाने लगी। बंगाल में भी अत्यंत समृद्ध व्यापारियों का उदय हो गया। उन्होंने 12वीं सदी में सेन तथा गौड़वंशी राजाओं से लोहा लिया था। अब देखिए, अब आ गया क्या, जातियों तथा उपजातियों की संख्या में वृद्धि हो गया। अब देखिए, जातियों की संख्या में और उपजातियों की संख्या में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। पूर्व मध्यकालीन साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस समय जातियों तथा प्रजातियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई। परंपरागत चार वर्ण भी अनेकानेक जातियों में बिखर गए। अब एक चार वर्ण थे, उसमें भी बहुत सारे अब अलग अलग हो गए। कई नई जातियों का भी एक कर समाहित कर लिया गया। परंपरागत वर्णों के विघटित होने का सर्वाधिक प्रभाव ब्राह्मणों पर पड़ा। प्रारंभ में ही ब्राह्मण गोत्र, प्रवर तथा शाखा के आधार पर विभाजित थे। वृत्ति, शिक्षा, धर्म, सुचिता, क्षेत्र, स्थान आदि के आधार पर भी उनमें भेद किया जाता था। भूमि अनुदानों की अधिकता के कारण ब्राह्मणों में दृढ़ स्थानीयता की भावना विकसित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व मध्यकाल में उनकी अनेक उपजातियां बन गई। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग भी पढ़ना। परवर्ती मध्यकाल तथा राढ़िया ब्राह्मणों की 56 उपजातियां बन गई। बाप, कितना बन गया भाई, 56 उपजातियां बन गई। मुखोध मुखोपाध्याय, बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय जैसी बंगाली ब्राह्मण जातियों की उत्पत्ति ग्रामों के आधार पर हो गई। बहुत सारा बन गया है ना। सभा श्रृंगार में 34 प्रकार के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। हेमचंद्र ने कलिंग, सौराष्ट्र, अवंती तथा काशी के ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये रहा कहानी आप लोगों को। अलबरूनी ने मग अथवा शाकदविस्पी ब्राह्मणों का उल्लेख किया, जो ईरान से भारत आए थे।
तथा सूर्य की पूजा करते थे। इसी प्रकार धार्मिक तथा दार्शनिक विचारधारा में मतभेद के आधार पर भी ब्राह्मण कई उपजातियों में क्या हो गए, विभाजित हो गए। तो ये रहा, हिंदू में बहुत सारी जाति हैं, ब्राह्मण राजपूत बहुत प्रकार के हैं, इसलिए आजकल नेता लोग को राजनीति करने का मौका मिल जाता है। तो देखिए, ऐसे प्रतीत होता है कि राजपूतों के विभिन्न कुलों की उत्पत्ति परंपरागत भारतीय वर्ण तथा विदेशी जातियों से हुई। कई परंपरागत क्षत्रिय वर्ण के अतिरिक्त अन्य वर्ण भी शामिल थे। कुछ ब्राह्मण कुलों को भी राजसत्ता से संबद्ध होने के कारण राजपूत कह दिया गया। अब बहुत ब्राह्मण के कुल जो थे, उनके पास अगर ज़्यादा राज सत्ता था, यानी कि ज़्यादा धनी मनी थे, तो उनके कारण भी राजपूत उनको कह दिया गया। जैसा कि मुख्य पुराण में उल्लिखित ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्र परंपरा से सूचित होता है। ओके बच्चों, तो ये रहा आप लोगों को हिस्ट्री का नोट्स। और भी धीरे धीरे हिस्ट्री का और भी नोट्स आएंगे, और भी सब्जेक्ट के आएंगे। ओके, अब देखिए, कह रहे हैं परंपरागत पेशों के अतिरिक्त इस समय विविध शिल्पों के आधार पर ही बहुत सी जातियां संगठित हो गई। अब देखिए, शिल्पकार भी थे, ठीक है ना, हो गए, जिनकी गणना इसी वर्ग के अंतर्गत की जाती थी। हेमचंद्र कृत अभिधान चिंतामणि तथा देशीनाम माला, यादव प्रकाश की वैजयंती नामक ग्रंथों में शूद्रों की लंबी सूची दी गई है। इनके अनुसार शिल्पी, लुहार, वृद्धि, मोची, तेली, सुनार, बुनकर, धोबी, दर्जी, मालाकर, मदिरा मांस विक्रेता, जादूगर, सिकरी, नाटक आदि पेशेवर जाति शूद्र भी थी। यहाँ पे शूद्र थी, देखिए। अम्पट एवं रथकार जैसी संकर जातियों तथा किरात भील जैसी, इसमें से बहुत सारी जाति तो हम लोग जानते भी नहीं होंगे, जनजातियों का उल्लेख भी अमरकोश और अभिधान चिंतामणि में शूद्र वर्ग के अंतर्गत हुआ। देखिए भाई, ऐसा ऐसा जाति है। अब शिल्प में कौन कौन रहा गया, शिल्पी, बढ़ई, कुम्हार, वाधिक, चित्रक, शूद्रक, सूत्रक, धोबी, गच्छक, जुलाहा, तेली, चमार, सिकाजी, बाजा बजाने वाला, कौलिक, मछुआ और नामिक तथा चंडाल। सब देखिए, ये सब का हुआ। इनका विभाजन उत्तम, मध्यम तथा उज्जैन 3 कोटियों में किया गया। वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ में आदिवासी जातियों का भी एक लंबी सूची मिलती है। हेमचंद ने शक। अब देखिए, आदिवासी का भी जिक्र होने लगा। पूर्व मध्यकालीन समाज में अछूतों की संख्या में भी बहुत अधिक वृद्धि हो गई। इनमें अधिकांश पिछड़ी जनजातियों के लोग शामिल थे। आर एस शर्मा के अनुसार चूंकि पूर्व मध्यकाल में बहुत बड़े पैमाने पर ब्राह्मणीकरण हुआ, इसलिए अछूत जातियों की संख्या काफी वृद्धि हुआ। अछूतों को अंत्यज कहा गया है, जो तथा नगरों की सीमाओं से बाहर निवास करते थे। अलबरूनी ने धोबी, मोची, मछुआ, माझी, शिकारी, बुनकर आदि को अन्यजु कहा है। अंत्यजु कहा है, ठीक है ना। बेगानेश्वर ने धर्मशास्त्रों में लिखित परंपरागत 7 अंत्यजों के साथ साथ 7 अजेवाश्रियनियों का भी उल्लेख किया है। देखिए भाई, इतना सब जाति है अपने देश में। तो ये सब किस काल में हुआ है, 750 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जितना हिस्ट्री है इसमें है। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन पूछता है 750 और 1200 के बीच में, तो ये आप लोग इसमें से लिख सकते हैं निर्धारक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि असाइनमेंट का जब
बात हुई थी तो सबसे पहले मैंने असाइनमेंट कराया था, बहुत सारे सारे बच्चे पास भी हो गए और उन्होंने मैसेज भी किया यूट्यूब पे। और जो भी नहीं आगे अगर चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आप लोग को हेल्प मिल सके। वैसे समाज में जातियों की संख्या में जो अप्रत्याशित हुई, उसका एक कारण इस समय के जैन, शैव, वैष्णव आदि धर्मों का अनेक संप्रदाय विवाहित होना भी विभिन्न संप्रदायों का अनुयायी अपने आप में ही सीमित हो गए। अपने कट्टरता एवं संकीर्णता के कारण ये संप्रदाय पूर्व मध्यकाल में विभिन्न जातियों के रूप में परिणत हो गए तथा इनमें ऊंच नीच की भावनाएं घर 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 कर गई। ठीक है ना, ऊंच नीच तो अभी भी है, बट टाउन में कम ही है, गांव देहात में अभी भी है, जबकि करना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, तो यहीं पे समाप्त हो गया। तो आप लोग इसको देखिए, आप लोग इससे पढ़िए, और जो भी और भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट्स करें कमेंट्स बॉक्स में। और जो भी आप लोग दोस्त हैं उनको भी बताइए अपने टैलेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आएँ और अपना पढ़ें, क्योंकि अभी बुक नहीं मिला है, किन्हीं के पास नहीं होगा तो इससे आप लोग पढ़ सकते हैं, अपना शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ओके, इसमें से बहुत सारा प्रश्न निकल सकता है, तो आप लोग पढ़िए अच्छे से। ओके, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने दिया है, ये आ सकते हैं। ओके, और जो भी बच्चे नए आ रहे हैं उनको वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट नए नोट्स के साथ। ओके बच्चों, तब तक आप लोग इसको पढ़ो। ओके, थैंक यू सो मच।